अनंत फैला ये हमारा ब्रह्मांड अपने अंदर न जाने कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। इन रहस्यों पर पर्दा उठाने के लिए हम मानवों ने हबल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप का निर्माण किया है, जिसकी मदद से न सिर्फ हम हजारों लाइट ईयर दूर तारों और ग्रहों को देख सकते हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड के गुजरे वक्त में झांक कर भी देख सकते हैं कि बीते वक्त में हमारा ये ब्रह्मांड कैसा था। इन पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से हमें इस ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ जानने में मिला है, पर ऐसा भी नहीं है कि इस ब्रह्मांड के रहस्यों पर पर्दा उठाने के लिए केवल मानव निर्मित मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार नेचर खुद इस काम में मदद करता है। ऐसे ही एक नेचुरल फिनोमिना का नेम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो पूरी तरह स्पेस की अपनी प्रॉपर्टीज पर आधार होता है। इसकी मदद से हम गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट को भी देख सकते हैं, जो हमसे लाखों और हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद तो है, पर हम उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग ही है जिससे हमें डार्क मैटर के बारे में पता चला था। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में, तथा ये भी कि इसकी मदद से हमने डार्क मैटर का पता कैसे लगाया था। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है और वो कैसे काम करता है, यह बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आम जिंदगी में लेंसेज किस तरह से काम करते हैं। दरअसल लेंसेज लाइट की दिशा को मोड़ने का काम करते हैं। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो वो पैरेलल लाइट रेस को अंदर की ओर मुड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है तो पैरेलल लाइट रेस को बाहर की ओर मुड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि लेंसेज का उपयोग लाइट की दिशा को मुड़ने के लिए होता है, ताकि हम वो देख सके जो हम देखना चाहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक मैग्नीफाई ग्लास की तरह काम करता है, जो चीज़ों को मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए हम देख लेते हैं कि एक सिंपल मैग्नीफाई ग्लास कैसे काम करता है। कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब उनकी लाइट हमारे आँख तक पहुँचती है। जैसे कोई स्टार हमें तब दिखाई देता है जब उनकी लाइट हमारे तक पहुँचेगी। जिन वस्तुओं की अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे कि किताब, फूल, जानवर इत्यादि, वो हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि लाइट उनको टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचती है। मान लीजिए आपके सामने फूल का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है। नॉर्मली आपको वो छोटा सा ही नजर आएगा, लेकिन क्या होता है अगर आप वही फूल के टुकड़े को मैग्नीफाई ग्लास से देखते हैं, तो दरअसल वो अपने साइज से कहीं ज़्यादा बड़ा नजर आता है। दरअसल ये इसीलिए होता है कि लाइट उस फूल के टुकड़े से टकराकर आपकी आइज की तरफ आने वाले पैरेलल रेस की दिशा को मैग्नीफाई ग्लास में मौजूद कॉन्वेक्स लेंस बदल देता है। यानी कि जो लाइट रेस पैरेलल आ रहे थे वो अब कॉन्वर्ज होकर अपनी आंखों तक पहुंचते हैं। अगला कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वो कंसेप्ट यह है कि हमारा दिमाग इस दुनिया को किस तरह से परसीव करता है कि हम लाइट को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हुए देखते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम। इसके कारण होता ये है कि हमारी आंखें वो लाइट रेस को नहीं देख पाती जिस लाइट रेस मैग्नीफाई ग्लास के कारण अपनी दिशा मोड़ दी थी, जो कि हमारी आंखें हमेशा लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में ही एक्सपीरियंस करती हैं। वो इस फूल के टुकड़े की इमेज उसी स्ट्रेट लाइन में बनाती है जिस दिशा में उस फूल से टकरा के आई लाइट पहुंचती थी। उस कारण वो फूल का टुकड़ा हमें ओरिजिनल साइज से बड़ा नज़र आता है, क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज नहीं होती है, तथा हम उनको वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं। आशा करता हूँ आप ये आसानी से समझ पाए होंगे कि एक सिंपल मैग्नीफाई ग्लास किस तरह से काम करता है। चलिए अब जानते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फिनोमिना के बारे में। ईयर 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए हमें ये बताया कि जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं असल में वो क्या है।
और वो काम क्यों और कैसे करता है। उन्होंने बताया कि हर तरह का मास स्पेस टाइम के कर्व में वॉक करता है। किसी बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो वो स्पेस टाइम को ज़्यादा वॉक करेगा, मतलब ज़्यादा कर्व बनाएगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो वो स्पेस टाइम में कम वॉक करेगा। एक छोटे मास वाला ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इस कर्व की ओर खींचा चला जाएगा, क्योंकि वो स्पेस टाइम का शेप ही कुछ ऐसा हो गया है। उसी खिंचाव को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो इस साधारण उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चादर है। क्या होगा अगर आप इस चादर के ऊपर लोहे की एक गेंद रख दें? लोहे के मास के कारण ये चादर निश्चित तौर पर अंदर की ओर थोड़ा चला जाएगा। अब कुछ छोटे बॉल को भी उस चादर के ऊपर रखें तो आप पाएंगे कि यह बॉल भी चादर को थोड़ा अंदर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन बड़े बॉल ने चादर को ज़्यादा अंदर तक खींच दिया है। वहाँ एक कर्व यानी कि ढलाव जैसा रास्ता बन जाएगा, जिसके कारण छोटे बॉल वो बड़े बॉल की तरफ खींचने लगेंगे। इसी खिंचाव को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर अगर आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही थी तो यह तय था कि बड़े मास वाला ऑब्जेक्ट जैसे कि गैलेक्सी, क्लस्टर, स्टार, ब्लैक होल इत्यादि स्पेस टाइम को अपने मास के अनुसार वॉक भी करेंगे। और ऐसा होने का मतलब ये था कि लाइट जब वो ऑब्जेक्ट की नज़दीक से गुजरेगी तो उनकी दिशा में परिवर्तन होगा, क्योंकि वहाँ स्पेस टाइम का आकार ही ऐसा होगा कि लाइट को अपनी दिशा बदलने ही पड़ेगी। यानी कि ग्रेविटी यहाँ एक लेंस की तरह काम करेगी। वैसे ही जैसे ही हमारे पिछले उदाहरण में मैग्नीफाई ग्लास ने लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, और यही कारण है कि इस फिनोमिना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नेम दिया गया है। अगर अब ये थ्योरी सही थी तो हमें एक नेचुरल मैग्नीफाई ग्लास मिलना चाहिए था, जो हमसे काफ़ी दूर गैलेक्सी, स्टार इत्यादि को मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके दिखाएगा। साथ ही साथ उसके कारण हमें ऐसे गैलेक्सी, स्टार नज़र आने चाहिए थे जो दूसरी किसी गैलेक्सी के पीछे छुपे होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह तो हुई थ्योरी, लेकिन ऐसा सच में होता है कि नहीं, यह पता लगाने के लिए उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की ज़रूरत थी। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट के सामने बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए तो पीछे मौजूद छोटा ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता है। जैसे इस छोटे बॉल के सामने अगर मैं एक बड़ा बॉल रख दूं तो आपको पीछे वाला छोटा बॉल दिखाई नहीं देगा। साल था 1919 का, जब एडिक्टन ने उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की ठानी। उन्होंने टोटल सोलर एक्लिप्स के दिन सूर्य को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया। सूर्य के ठीक पीछे एक तारा मौजूद था जो पृथ्वी से हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सूर्य उनकी ठीक आगे मौजूद था। पर अगर आइंस्टाइन की थ्योरी सही थी और सूर्य अपने मास के कारण स्पेस टाइम को सच में बेंड कर रहा था, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमिना के कारण हमें वो तारा पृथ्वी से नज़र आना चाहिए था। आपको विश्वास नहीं होगा, पर आइंस्टाइन की थ्योरी ने जो प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ। एडिक्टन को भी वो तारा सच में नजर आया। दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि उस तारे से आ रही लाइट को ओरिजिनली हम तक नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन सूर्य ने स्पेस टाइम को बेंड कर दिया है, और वो तारे से आ रही लाइट जब सूर्य से नज़दीक गुजरेगी तब वो बेंड हो जाएगी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण उनकी दिशा भी बदल जाएगी। दिशा को बदल जाने के कारण वो लाइट पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा दिमाग रियलिटी को इस तरह से परसीव करता है कि लाइट हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती नजर आती है। इस कारण हमें वो तारा नज़र तो जरूर आएगा, पर उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं, बल्कि किसी दूसरी पोजीशन पर, जिसे हम अपैरेंट पोजीशन कहते हैं। एडिक्टन के इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को भी साबित कर दिया था कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही थी। अगर बात करें ग्रेविटेशनल लेंसिंग की, तो वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग लेंसिंग, दूसरा है वीक लेंसिंग
एंड तीसरा है माइक्रो लेंसिंग। चलिए स्ट्रॉन्ग लेंसिंग के बारे में जानते हैं। ये तब काम करता है जब ग्रेविटेशनल लेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो तथा उसके पीछे छुपा लाइट का सोर्स उसे काफ़ी नज़दीक मौजूद हो। उदाहरण के तौर पर किसी गैलेक्सी क्लस्टर के पीछे अगर कोई अन्य गैलेक्सी मौजूद है जो उससे ज़्यादा दूरी पर मौजूद ना हो, तो सामने मौजूद गैलेक्सी क्लस्टर एक स्ट्रॉन्ग लेंस की तरह काम करेगा। इसीलिए उसके पीछे छुपी गैलेक्सी अपनी साइज से कहीं बड़ी नजर आएगी। ठीक वैसे ही जैसे मैग्नीफाई ग्लास चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उनकी लाइट हमारी आइज तक पहुँचती है, क्योंकि पीछे छुपे गैलेक्सी की लाइट स्ट्रॉन्ग लेंसिंग के कारण हमारे तक पहुँचने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते ले सकती है। हमें कई बार अलग अलग स्थानों पर एक ही गैलेक्सी के एक से ज़्यादा इमेज दिख सकते हैं। इस गैलेक्सी की पोजीशन अगर किसी भी तरह से बदलती है तो उन मल्टीपल इमेज की भी पोजीशन बदलेगी, क्योंकि ये सारे इमेजेस एक ही गैलेक्सी के हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इन सभी इमेजेस की पोजीशन एक साथ नहीं बदलती है, क्योंकि लाइट ने हम तक पहुंचने में अलग अलग रास्ते तय किए हैं। जो रास्ता सबसे छोटा होगा इस गैलेक्सी की इमेज सबसे पहले बदलेगी, और जो रास्ता सबसे लंबा होगा वो गैलेक्सी की इमेज सबसे लास्ट में बदलेगी। स्ट्रॉन्ग लेंसिंग के कारण हमें और एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसे हम आइंस्टाइन रिंग से जानते हैं। जब सोर्स ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल लेंस तथा ऑब्जर्वर एक ही लाइन में मौजूद हो तो दूर से आ रहे लाइट को ग्रेविटेशनल लेंस यूनिफॉर्मली बेंड करता है, जिसके कारण हमें ब्राइट लाइन का एक रिंग नजर आता है, जिसे हम आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में। जैसे कि आप उनके नेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग हम उस समय ऑब्जर्व करते हैं जब ग्रेविटेशनल लेंस उतना पावरफुल नहीं होता कि वो स्ट्रॉन्ग लेंसिंग की तरह सोर्स की मल्टीपल इमेज या फिर आइंस्टाइन रिंग को दिखा सके। इस केस में सोर्स हमें ओरिजिनल साइज से ज़्यादा छोटा या फिर ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। ऐसे में अगर हमें सोर्स का साइज एंड शेप पता हो तो लाइट हम तक पहुंचने के दौरान जितना बेंड हुआ है उसे कैलकुलेट करके हम ग्रेविटेशनल लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। आमतौर पर हमें सोर्स की साइज और शेप की जानकारी नहीं होती है, पर हमें उनकी एवरेज प्रॉपर्टी जरूर पता होती है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 1000 गैलेक्सी की तस्वीर हो और वो सबके सब स्पाइरल शेप में हो, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि दूर मौजूद कोई नई गैलेक्सी अगर हमें मिलती है तो उनका शेप स्पाइरल ही होगा। इस वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमिना का इस्तेमाल करके मेनली हम गैलेक्सी या फिर गैलेक्सी क्लस्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा सकते हैं, जो एक वीक ग्रेविटेशनल लेंस की तरह काम करते हैं। तीसरा है माइक्रो लेंसिंग। माइक्रो लेंसिंग बाकी दोनों स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेंसिंग से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंस काफ़ी छोटा होता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेंसिंग में हमने देखा कि ग्रेविटेशनल लेंस या तो गैलेक्सी क्लस्टर होते थे या फिर गैलेक्सी जो कि काफ़ी पावरफुल होते थे, पर माइक्रो लेंसिंग के केस में ग्रेविटेशनल लेंसिंग का काम मेनली स्टार या फिर एक्सोप्लैनेट करते हैं। इस तरह के लेंसिंग से हमें कोसों दूर मौजूद तारों तथा ग्रहों का पता लगता है, जिससे वास्तविक लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते डिम हो जाती है। माइक्रो लेंसिंग के कारण वही डिम लाइट कुछ समय तक हमें चमकदार नजर आती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप जानते हैं कि ग्रेविटी के कारण लाइट की दिशा बदल जाती है, जिसकी वजह से ये एक मैग्नीफाई ग्लास की तरह काम करता है। माइक्रो लेंसिंग तब काम करता है जब किसी तारे और ग्रह की ग्रेविटी दूर मौजूद किसी अन्य तारे से आ रही लाइट को इस तरह से फोकस कर देता है कि यह कुछ समय तक हमें चमकीला दिखाई देते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं कि दूर मौजूद तारे से आ रही लाइट की दिशा को एक एक्सोप्लैनेट तथा एक स्टार इस तरह से बदल रहे हैं कि जब यही तारा हमें दिखाई देगा तब हमें ये ज़्यादा चमकदार नजर आएगा।
यह ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि किस तरह दूर मौजूद उस तारे का ब्राइटनेस माइक्रो लेंसिंग की वजह से लगातार बढ़ रहा है। पर अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्राइटनेस का एक छोटा सा ब्लिप भी मौजूद है, जो बीच में मौजूद इस एक्सोप्लैनेट के लेंसिंग एक्शन के कारण हुआ है। इसके बाद भी ब्राइटनेस लेवल यहाँ कुछ समय तक और बढ़ता है। वो एक्सोप्लैनेट के ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ही कारण है। जैसे ही वो एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो पीछे मौजूद तारों का चमकना भी बंद हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फिनोमिना को अच्छी तरह से समझ गए हो। आइए अब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल करके डार्क मैटर का पता कैसे लगाया था। अगर आप डार्क मैटर के बारे में नहीं जानते हो तो आप हमारा डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी वाला एपिसोड जरूर देखें। फिलहाल मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि ब्रह्मांड का लगभग 23% पार्ट डार्क मैटर का ही बना होता है। ये हमारी ऑर्डिनरी मैटर की तरह नहीं होता है और ना ही हम कहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि ये हमारे ब्रह्मांड में निश्चित रूप में मौजूद है। आइए जान लेते हैं कि हमने डार्क मैटर का पता कैसे लगाया। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग तब होता है जब हमारे और लाइट सोर्स के बीच में बहुत ही बड़ा मास आ जाता है, जैसे कि एक गैलेक्सी क्लस्टर। ये एक बड़ा मास लेंस की तरह काम करता है। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार हमें पता चला है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जितनी लाइट बेंड होती है उतनी लाइट एक्चुअल में बेंड नहीं होती है, उससे कम बेंड होती है। तो सवाल ये होता है कि हमारे तक आने वाली लाइट उतनी ज़्यादा कैसे बेंड होती है। तो पता चला है कि ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका अपना मास जरूर है, जो यहाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए जिम्मेदार था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये चीज़ है क्या और वो कहाँ पर मौजूद है। फर्दर स्टडी से हमने पाया कि ब्रह्मांड में हर तरफ ये चीज़ फैली हुई है, जो कि हम उसे देख नहीं सकते। हमने इस इनविजिबल मैटर को डार्क मैटर का नेम दिया। ये लाइट से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं होती है, इसीलिए ये मैटर हमें दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो इस एपिसोड को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।